जय हिंद दोस्तों। IAS अकेडमी 97-96 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन वीडियो का जो PDF है ओनली IAS द्वारा क्रिएट किया गया है। दोस्तों, आज देखेंगे हम जो कल हम वीडियो अपलोड किए थे फर्स्ट लेसन का, मानव और आर्थिक भूगोल के फर्स्ट लेसन का जो हम वीडियो अपलोड किए थे उसका आज हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में दोस्तों हम देखे थे भारत की जनसंख्या के बारे में, वहीं से हम फिर से देखेंगे जहाँ तक हम देखे थे फर्स्ट। इसको देखने के लिए पहले फर्स्ट वीडियो को आपको देखना ज़रूरी है, तब जाके इस वीडियो का जो समझ है विकसित होगा आपके मन में। इसको हम देखेंगे दोस्तों। एक अपील है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी नई वीडियो आपके पास पहले पहुँचे। हमारा यहाँ से देखना है दोस्तों कि जनसंख्या जो जनसंख्यांकी संक्रमण सिद्धांत है, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बारे में देखना है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय जनसंख्या प्रजनन, स्वास्थ्य, देखभाल सेवाओं का लाभ उठाते हुए नागरिकों की शैक्षिक सहमति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पुष्टि करती है। दूसरा है दोस्तों कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अगले 10 वर्षों के लिए भारत के लोगों की प्रजनन और बाल स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। नेक्स्ट है 2045 तक जनसंख्या की शून्य वृद्धि दर को प्राप्त करना है। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के द्वारा ये सब हो रहा है, याद रहे। नेक्स्ट है कि 2010 तक शिशु मृत्यु दर को कम से कम 30% तक या 30 प्रति हजार करना है, कम करके 30 प्रति हजार करना है। नेक्स्ट है कि 2010 तक जनसंख्या दर को कम करके 21 प्रति हजार करना है, इसको कम करना है, ठीक है ना। ये सब टारगेट है था 2010 तक टारगेट था, लेकिन ये वाला जो टारगेट है अभी तक चल रहा है 2045 तक जनसंख्या की शून्य वृद्धि दर को प्राप्त करने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट है कि 2010 तक कुल प्रजनन दर को 2.1 तक करने की अनुमान लगाया गया था। 2016 तक भारत की जनसंख्या 126.4 करोड़ हो गई, इससे ज़्यादा हो गई है। अभी हम बताए थे ना 138 दशमलव समथिंग था ना, 138 दशमलव कुछ करोड़ था ना भारत की जनसंख्या 2020 के अनुसार। भारत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जनसंख्या पर एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाएगा। ये 2000 जो नई जनसंख्या नीति है, जो नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है 2000, उसके थ्रू कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जनसंख्या पर एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, चयनित केंद्रीय मंत्रियों, गैर सरकारी और गैर संगठनों और विशेषज्ञों द्वारा कार्यान्वयन किया जाएगा। हालांकि यह अस्तित्वहीन दिखाई देती है, ठीक। वही देखिए यहाँ पे देखिए जनसंख्या बढ़ क्यों रही है। देखिए सस्ता, सुलभ और उपलब्धता के कारण सारा चीज़ जो की आवश्यकता मतलब कि पूर्ति हो रही है। उपलब्धता यहाँ पे हर चीज़ की दिखी जा रही है, सस्ता हर एक चीज़ है, उसके वजह से जनसंख्या में वृद्धि दिखी जा रही है। देखिए नेक्स्ट है कि जनसंख्या स्थिरीकरण कोष 2005, यह एक स्वायत्त निकाय है जिनकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किया जाता है। इसे जागरूकता सृजन, सामुदायिक भागीदारी, राजकोषीय अनुदान जुटाने आदि के लिए जाना जाता है। यह निम्न योजनाओं के लिए जाना जाता है। पहला योजना है प्रेरणा योजना, विलंबित विवाह, प्रसव और बच्चों के बीच अंतराल को प्रोत्साहित करने के लिए आशा कार्यकर्ता दंपतियों को परामर्श देते हैं तथा गर्भ निरोधक प्रदान करते हैं, जिससे जनसंख्या में वृद्धि को
कम किया जा सके। नेक्स्ट है कि संतुष्टि योजना यानी कि नसबंदी सेवाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी होनी चाहिए। भारत की जनसंख्या नीति का महत्वपूर्ण मूल्यांकन अगर किया जाए तो देखते हैं कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीतियाँ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही हैं, क्योंकि हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आबादी वाले देश बने हुए हैं। 1951 में भारत की जनसंख्या 35 करोड़ थी, जो 2011 में यह बढ़कर 121 करोड़ यानी कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना से भी मतलब लगभग हो गई। इसमें निम्नलिखित कमियां रही हैं इस योजना में। इस नीतियाँ में क्या कमी रही है? देखिए, NPP न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक, न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी एक संकीर्ण दृष्टिकोण है। यहाँ गर्भ निरोधक नसबंदी को बहुत महत्व देते हैं, जबकि सार्थक रूप से जनसंख्या को नियंत्रण करने की मूल शर्त गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर में सुधार और शिक्षा का प्रसार शामिल है। सेकेंड है कि राष्ट्रीय पैमाने पर नीति को प्रचारित नहीं किया जा गया और यह जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में समर्थन उत्पन्न करने में विफल रहा। तीसरा है कि हमारे पास प्रशिक्षित कर्मचारी की कमी है, कर्मचारियों के बीच पर्याप्त योग्यता की कमी है और जनसंख्या नियंत्रण के बीच उपकरणों के सीमित उपयोग और दुरुपयोग के कारण अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है, जिसके परिणाम स्वरूप नीति की विफलता देखी गई। नेक्स्ट है कि देखिए, सशक्तिकरण और जागरूकता, शिक्षा, इन तीनों की कमी है। ठीक, शिक्षा जो थी उस समय मतलब सही से शिक्षित नहीं थे लोग, तो वो समझा नहीं पाते थे लोगों को। जागरूकता खुद के अंदर नहीं थी कि हमको कितने बच्चों की आवश्यकता होनी चाहिए, हमें 5 बच्चे, 2 बच्चे, 1 बच्चे, हम 2 हमारे 2 जैसे लाई गया सरकार के द्वारा। इस तरह की चीज़ें, सशक्तिकरण नहीं था। हाँ, आपातकाल 1976 और 1977 के दौरान अवपीड़न के इस्तेमाल से आम लोगों की गंभीर आक्रोश था, जिसने निश्चित रूप से NPP पर भी असर डाला था। ज़बरदस्ती करवाएंगे कोई भी काम तो जनसंख्या है ये अपना आक्रोश दिखाएगी। SDG 3.7 2030 तक परिवार नियोजन, सूचना, शिक्षा, राष्ट्रीय रणनीतियों और कार्यक्रमों में प्रजनन स्वास्थ्य एकीकरण सहित यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना था। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम क्या थे? जनसंख्या वृद्धि के परिणाम क्या निकले? देखिए, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर समान रूप से नहीं बढ़ रही है। नवीनतम नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण बताता है कि कुल प्रजनन दर विभिन्न आय समूहों के महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। ठीक, पहला है कि गरीबी, सर्वाधिक गरीबी भी व्यक्ति समूह के प्रति महिला कुल प्रजनन दर 3.2 है। वहीं पर देखते हैं कि दूसरे सर्वाधिक गरीब व्यक्ति समूहों में प्रति महिला कुल प्रजनन दर 2.5 दर दिखाया जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट, सर्वाधिक धनी समूहों में प्रति महिला कुल प्रजनन दर की बात करते हैं तो 1.5 दिखा रहा है। देखिए, नेक्स्ट है कि उसके ऊपर इससे पता चलता है कि समाज के आर्थिक रूप में कमजोर वर्गों में जनसंख्या वृद्धि अधिक केंद्रित है। जनसंख्या वृद्धि गरीबी, भूख और कुपोषण की समस्या को प्रभावी ढंग से दूर करने और स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने में बाधा के रूप में कार्य करती है।
नेक्स्ट है कि जनसंख्या में वृद्धि से सतत विकास लक्ष्यों 1, 2, 3 और 4, लक्ष्य 1 गरीबी उन्मूलन, लक्ष्य 2 भूखमरी समाप्ति और लक्ष्य 3 क्या कहता है कि अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर बेहतर। ठीक, नेक्स्ट लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। भारत के मौजूदा पार्टनर्स के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्या करें, वर्तमान में भारत देश में लगभग 25 मिलियन नौकरी खोजने वाले लोग हैं। उस समय बात है, लोग हैं अभी भी। देखिए ईसाई मतलब कि नौकरी की इतनी प्रॉब्लम है कि लोग ढूंढ रहे हैं। हालांकि देश में लगभग 7 मिलियन को रोजगार प्रदान करने में सक्षम है सरकार। 18 मिलियन का यह अंतर्देश में बेरोजगारी और गरीबी के बोझ को बढ़ा रहा है तथा एक जनसंख्यांकिकी लाभांश को जनसंख्यांकी संपदा में बदल रहा है। भारत की जनसंख्या वृद्धि टिकाऊ नहीं है। भारत जो है चीन के भूभाग का केवल 35 से 40% है, तब भी जनसंख्या वृद्धि इतना ज़्यादा है। 19वीं शताब्दी में जब यूरोप में जनसंख्यांकी विस्फोट हुआ था तो इसने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आदि पर कब्जा कर लिया था। ठीक, जनसंख्या जब विस्फोट हुआ था तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा कर लिया था। भारत के पास अन्य भू उपलब्ध नहीं है और उपलब्ध भूमि इस जनसंख्या वृद्धि को नहीं संभाल सकती। वाह, सही तो है, जनसंख्या बढ़ी है तो अगर यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि फूटेगी जिस दिन विस्फोट हुआ जनसंख्यांकी का, उस दिन पाकिस्तान क्या होगा, उस दिन पाकिस्तान ठीक, पाकिस्तान और चाइना इन समूह को भारत में, तिब्बत को तो पहले मिलाना है बस, उसके बाद देखा जाए इस ससुर के क्या कर रहे हैं। सॉरी जनसंख्या संरचना देखा जाए तो ग्रामीण और शहरी संरचना देखते हैं तो पहला है कि विश्व बैंक के अनुसार भारत में शहरी आबादी कुल आबादी का 34% है। वहीं हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी विश्व शहरीकरण की संभावनाओं का 2018 का संशोधन भारत की शहरी आबादी 2050 में 52.8% तक बढ़ने का अनुमान करता है। ठीक, वहीं नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 6,40,867 गाँव है, जिनमें से 5,97,608 यानी कि 93.5% बसे हुए गांव हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की ग्रामीण आबादी के वितरण के प्रारूप की गहन जांच से पता चलता है कि राज्यांतरिक और अंतर राज्य दोनों स्तरों पर शहरीकरण की सापेक्ष स्तर और ग्रामीण शहरी प्रवास की सीमा ग्रामीण आबादी के केंद्रण को नियंत्रण करते हैं। देखते हैं कि पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण की एक समान नहीं है। देखते हैं बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत बहुत अधिक है। गोवा और महाराष्ट्र राज्यों की कुल आबादी का आधा से भी कम हिस्सा गांवों में रहता है। वहीं हम नेक्स्ट देखते हैं कि कह रहा है कि उत्तर भारतीय मैदानों में मुख्य सड़क संपर्क और रेलमार्ग के मामले में शहरी क्षेत्र विशिष्ट, जबकि कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूरू, मदुरै, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर और लुधियाना, जालंधर के आसपास के औद्योगिक क्षेत्र के कारण ग्रामीण सड़क मार्ग भी विशिष्ट बने हुए हैं।
भाषा की बात करते हैं, भाषा संरचना की, तो भारत भाषाई विविधता वाला देश है। भारत जो है अनेक भाषा यहाँ बोला जाता है, ठीक है। उत्तर में चले जाएंगे तो कुछ और भाषा है, इस तरह की भाषाएं, और पश्चिम में कुछ और, दक्षिण में कुछ और, उत्तर में कुछ और, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर तरफ चले जाएंगे भारत में किसी भी लोकेशन की तरफ, तो वहाँ की भाषाएं चेंज है, कुछ कुछ दूरों पर भी चेंज है भाषा, ठीक। उसी तरह भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के अनुसार 2011 की जनगणना की रिपोर्ट में मातृभाषा की कुल संख्या 19,569 है, ठीक। हालांकि देश में 96.171% प्रतिशत आबादी अपनी मातृभाषा के रूप में 22वीं अनुसूची भाषाओं में से किसी एक का उपयोग करती है। अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। सबसे छोटे भाषाई समूह कश्मीरी और संस्कृत बोलने वाले हैं। कश्मीरी भाषा जो होती है और संस्कृत भाषा सबसे कम बोली जा रही है भारत में। यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि देश में भाषाई क्षेत्र सटीक और विशिष्ट सीमा नहीं रखते हैं। धार्मिक संरचना की बात करते हैं तो धार्मिक रचना 6 प्रमुख धार्मिक समुदायों जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन द्वारा कुल आबादी की वितरण को दर्शाती है। देखते हैं किस क्षेत्र में किस धर्म में कितने आबादी हैं, तो देखते हैं धर्म और क्षेत्र। पहले देखते हैं हिंदू धर्म में कितने, तो सीमावर्ती जिले, उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य और दक्कन पठार कुल भाग और कुछ भाग, दक्कन पठार का कुछ भाग और गंगा के मैदान में बिखरे हुए क्षेत्र को छोड़कर कई राज्यों में एक प्रमुख समूह के रूप में वितरित है। अगर हम मुसलमान की बात करते हैं तो इनका संकेंद्रण कश्मीरी घाटी और लक्षद्वीप में तथा जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल के कुछ जिले, उत्तर प्रदेश के कई जिलों, दिल्ली और लक्षद्वीप केंद्रित हैं। इनके बारे में बात करते हैं तो अगर ईसाई की हम देखते हैं, ईसाई के बारे में इनकी आबादी केरल और पश्चिमी राज्यों के तटीय हिस्सों मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, छोटा नागपुर क्षेत्र और मणिपुर की पहाड़ियाँ केंद्रित हैं, ठीक। सिख की बात अगर करते हैं तो सिख ज़्यादातर देश के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में केंद्रित होते हैं, खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के राज्यों में ये निवास कर रहे हैं। अगर जैन की हम बात करते हैं तो वे राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। बौद्ध की बात करते हैं तो यह ज़्यादातर महाराष्ट्र में केंद्रित हैं। अन्य क्षेत्र जहाँ पे बौद्ध बहुमत में हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में हैं, ठीक। देखिए अगर हम इसे देखते हैं, यहाँ पे देखिए दिखाया गया कि ये जो ब्लू वाला हल्का हल्का है, ये इसमें कौन है, हिंदुइज्म, मतलब कि हिंदू ज़्यादा है इसमें। देखिए ये हिंदू संख्या है। ये जो ग्रीन वाला है कहाँ, वो इस्लाम ज़्यादा है। देखिए जम्मू कश्मीर में इधर इस्लाम ज़्यादा है। देखिए बुद्धिज़्म जो है, जो पीले वाले से रंगा गया है इधर लद्दाख की तरफ। और देखिए क्रिश्चियन जो है इस साइड, पूर्वी साइड में है। सिक्किम की बात करते हैं तो देखिए ये सिक्किम को इधर दर्शाया, सिख की बात कर रहे हैं, हाँ सिख इधर पंजाब की तरफ दर्शाया गया है। वही देखिए अदर की बात करते हैं, अगर देखिए अदर ये कुछ इधर बिहार की साइड में है, इधर देखिए कुछ ऊपर है अरुणाचल प्रदेश साइड में। देखते हैं कि व्यावसायिक संरचना क्या होती है। व्यावसायिक संरचना देखिए, पहला की आर्थिक स्थिति के अनुसार भारत की जनसंख्या 3 समूहों में विभाजित है, ठीक। पहला है देखिए मुख्य श्रमिक। पहला मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है। नेक्स्ट है कि सीमांत श्रमिक कौन है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिनों या 6 महीने से कम समय तक काम करता है। और देखिए गैर श्रमिक कौन है, ये एक बेरोजगार समूह से संबंधित है, ये बेरोजगार माना जाता है गैर श्रमिक।
भारत में श्रमिकों मुख्य और सीमांत दोनों को मिलाकर के भारत में श्रमिकों का अनुपात 37.5% है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की बात अगर करते हैं 2018-2019 की, तो जबकि गैर श्रमिकों की कुल लगभग 60% की विशाल आबादी मौजूद है। देखिए वहीं पे देखते हैं कि यह विभिन्नता जहां गोवा में लगभग 39.6% है, वहीं यह दमन और दीव में लगभग 49.9% तक मानी जाती है। यह एक आर्थिक स्थिति के इंगित करता है। यह एक आर्थिक स्थिति को इंगित करता है जिसमें आश्रित आबादी का एक बड़ा हिस्सा आगे बढ़ी जनसंख्या में बेरोजगारों या नियोजित लोगों की संभावित अस्तित्व में संकेत देता है। वहीं देखते हैं कि भारत जैसे देश के संदर्भ में कार्य सहभागिता दर आर्थिक विकास के निचले स्तर वाले क्षेत्रों में अधिक हो जाती है, क्योंकि निर्वाह करने के लिए या निर्वाह आर्थिक गतिविधियों के लिए श्रमिकों की संख्या की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि जहां तक देश की पुरुष और महिला आबादी का सवाल है, पुरुष श्रमिकों की संख्या सभी 3 क्षेत्रों पर प्राथमिक और माध्यमिक तृतीयक क्षेत्रों में महिला श्रमिक की संख्या अधिक है। ठीक है, देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में महिला श्रमिक की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। हालांकि हाल के वर्षों में माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में महिलाओं की कार्य भागीदारी कुछ सुधार में हुआ है। ठीक है ना। वहीं देखा जाता है कि यहाँ ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में कृषि क्षेत्र में श्रमिकों के अनुपात में पिछले कुछ दशकों में गिरावट आई है। 2001 में 58.2% था और वहीं 2011 में 54.6% हो गया। नतीजा क्या निकला इसका? माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र में भागीदारी दर वृद्धि दर्ज की गई थी। वही देखिए कि क्या कह रहा है ये कि श्रम बल भागीदार दर ठीक क्या है कि श्रम बल यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR देखिए को आबादी में श्रम बल यानी कि काम कर रहे या काम ढूंढ रहे या काम करने के लिए उपलब्ध हैं में प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। देखिए महिला श्रम बल भागीदारी दर क्या है कि यह श्रमिक उम्र की उन महिलाओं की हिस्सेदारी है जो यह दर्शाती है कि या तो कार्यरत है या काम के लिए उपलब्ध है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या है? श्रमिक जनसंख्या अनुपात जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। देखिए लिंग अनुपात क्या है? लिंग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के लिए या महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 940 है जो 2001 में 933 था। ठीक, वहीं देखिए केरल की बात अगर करते हैं तो केरल एकमात्र राज्य है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की तुलना में अधिक है। इसमें लिंगानुपात 1084 है। अगर हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ प्रति 1000 पुरुषों में 879 महिलाएं हैं। वहीं देखिए संघ शासित प्रदेशों में पांडिचेरी में लिंगानुपात सबसे अधिक यानी कि 1037 है। हाँ, दमन और दीव में सबसे कम 618 है। 3 प्रमुख राज्य अर्थात जम्मू कश्मीर, बिहार, गुजरात 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में गिरावट आई इनमें। ये देखिए यहाँ दिखाया गया है लिंगानुपात सेक्स, यहाँ पे देखिए लिखा भी है 2011 के अनुसार
इंडिया सेक्स रेशियो मैप। ठीक है, देखिए, इसको देख लीजिएगा आप लोग। बाल लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं तो भारत में बाल लिंगानुपात को मानव आबादी में 0 से 6 वर्ष की आयु में, यानी कि बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 6 वर्ष की आयु में प्रति 1000 लड़कों और लड़कियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक, वहीं देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात 918 है, जो स्वतंत्रता के बाद सबसे कम दर्ज किया गया है। देखिए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, मिजोरम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बाल लिंग अनुपात में बढ़ती प्रवृत्ति के अवलोकन कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो बाल लिंग अनुपात है जो स्वतंत्रता के बाद सबसे कम है, ऐसा क्यों हुआ है? बता सकता है कोई? हम बता रहे हैं, आप वीडियो पोस्ट करके भी बता सकते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भ्रूण हत्या, ठीक, और बालिकाओं के बारे में सोच में परिवर्तन नहीं ला पाए लोग। इससे क्या हुआ कि जो बच्चियाँ थीं उनको पेट में ही मार दिया जाता था दवा खिलाकर, या पैदा होने के बाद जो घर के लेडीसें थीं या जेंट्स थे, माँ को छोड़ा करके उसके हस्बैंड थे, वो क्या करते थे कि भ्रूण हत्या ही कर देते थे, या तो उसको जाकर जांच कराते थे कि बच्चा है, लड़का है कि लड़की है, इस तरह करके उसको मार देते थे पेट में ही, या बाहर, या पैदा होने के बाद उसको मार देते थे या फेंक देते थे कहीं। इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा हुई। उसके वजह से देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात 918 है। देखिए, स्वतंत्र यहाँ पे कहा भी जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे कम यह 918 दर्ज किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जनजातीय और जाति समूह क्या है। जनजाति एवं जाति समूह। भारत में जनजातीय आबादी कुल आबादी का 8.6% है, और ये पंजाब और हरियाणा को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में निवास करते हैं। भारत में अधिकांश जनजातियां मध्य भारत, उत्तर पूर्व भारत और दक्षिण भारतीय पहाड़ियों में केंद्रित हैं या निवास करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में जनजातीय समुदायों को अक्सर कुछ विशिष्ट संकेतों जैसे कि प्राचीन लक्षण, विशेष सांस्कृतिक भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क करने में झिझक और पिछड़ेपन से पहचानी जाती हैं। और इनके साथ कुछ जनजाति समूह की कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, देखिए शिकार पर निर्भर, भोजन इकट्ठा करना, प्राचीन प्रौद्योगिकी, शून्य और या सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर, ये सब चीज़ें हैं। या साक्षरता में देखिए यहाँ पे दिया है साक्षरता का निम्न स्तर, यानी कि शिक्षा का सही से पहुंच न पाना, ये सब चीज़ें हैं जो उनको और पिछड़ा कर रही हैं। देखिए, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह कौन है? 1973 में ढेबर आयोग ने उन जनजातियों के लिए जो जनजातीय समूह में कम विकसित हैं, आदिम जनजाति समूह का निर्माण किया। ठीक, 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी नाम बदलकर इनका नाम बदल क्या किया? PVTG कर दिया था। ठीक, देखिए नाम बदल दिया था। और देखिए इस संदर्भ में 1975 में भारत सरकार ने विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह को एक अलग श्रेणी के रूप में पहचानने की पहल की विशेष PVTG
कहा जाता है। और 52 ऐसे समूहों की घोषणा की थी, जबकि 1993 में इस श्रेणी में और 23 समूह को जोड़ दिया गया। मतलब कि जो 52 ऐसे समूह की घोषणा की थी, ठीक, जो PVT की जी कहा जाता था उन्हें, और बाद में 1993 में 23 और समूह इसमें जोड़ दिए गए, जिससे इसमें 75 समूह शामिल हो गए। ठीक, देखिए जनजातीय समूह में PVTG विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह हैं। इस वजह से अधिक विकसित और मुखर जनजातीय समूह आदिवासी विकास निधि का एक बड़ा हिस्सा लेते हैं, जो जिसका या जिस कारण PVTG को अपने विकास के लिए निर्देशित अधिक धन की आवश्यकता होती है। बात करते हैं PVGT की कुल बुनियादी विशेषता क्या है इनकी, तो देखिए वे अधिकांशतः समरूप होते हैं अपनी बदलती हुई या स्थिर जनसंख्या के साथ। वो लोग इनकी जो है विशेषता यही सब है। और देखिए क्या है कि विशेषता कि वे भौगोलिक रूप से अपेक्षाकृत अलग थलग रहते हैं। ठीक, ये मतलब कि जैसे हम लोग निवास करते हैं या हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नई नई टेक्नोलॉजियों के बारे में मतलब कि जानते हैं, अलग अलग चीज़ों को यूज करते हैं, उन लोगों में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए लिखा है कि लिखित भाषा की अनुपस्थिति होती है इनके यहाँ। लिखित भाषा की अनुपस्थिति से कुछ भी बोलते हैं ये लोग, मतलब कि ये लोग इनकी ऐसी भाषा है कि ये लोग अपनी भाषा खुद पहचानते हैं। ठीक, देखिए प्राचीन प्रौद्योगिकी और परिवर्तन की धीमी दर इनके में देखी जाती है। ठीक, 75 सूचीबद्ध PVGT में से सबसे अधिक संख्या PVGT की उड़ीसा में पाई जाती है। उड़ीसा में पाई जाती है। देखिए जनजातीय विवरण क्या है, देखते हैं। जनजातीय विवरण यानी कि देखो लिम्बू एक जनजाति होती है जो सिंकी और दार्जिलिंग पहाड़ी में निवास करती है। कार्बी जिसे हम मिकीर भी कहते हैं जनजाति है, ये निवास करती हैं असम के मिकीर पहाड़ियों में, और जिसे हम अर्ली भी कहते हैं। देखिए अर्लिंग। ठीक, और इसी में क्या कहते हैं कि इसमें नस्लीय रूप में वे मंगोलाइड समूह के होते हैं, और भाषाई रूप से तिब्बती बर्मन समूह के होते हैं। डोंगरिया कोड एक जनजाति है जो उड़ीसा में नियामागिरी पहाड़ी, जो नियामगिरी पहाड़ी है वहाँ पे निवास करती है। इन्हें सबसे ज़्यादा यहाँ पे PVGT ये लोग पाए जाते, सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं यहाँ पे। देखिए बक्साइट समृद्ध क्षेत्र निवास है यहाँ पे, यानी कि खनन कंपनियों के साथ संघर्ष करते हैं, मतलब कि इनकी लड़ाइयाँ चलती हैं यहाँ पे। बोरडा की बात करते हैं, अगर बोरडा की, तो ये उड़ीसा में निवास करते हैं। डोंग और कोरकू की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। और देखिए ये हरित जितोरी त्यौहार मनाते हैं, यानी कि बारिश की शुरुआत में फल देने वाले जो पेड़ हैं लगाने का इनका प्रथा है यहाँ पे। इनको मतलब कि जो स्टार्टिंग बारिश होती है ना, वहाँ पे लोग पेड़ पौधे लगाते हैं। इनकी ये प्रथा है और इसे त्यौहार के रूप में ये लोग मनाते हैं। चांगपा के नाम से एक जनजाति है जो चांगलांग पठारी लद्दाख में निवास करती है। यह पश्मीना ऊन पारंपरिक उत्पादक के कार्य करती हैं। एक जनजाति है सोमपेन, जो दो मंगोल जनजातियों में से एक जो निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। यह अन्य कारोबारी निकोबारी भी यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक ना। देखिए आगरिया जनजाति एक है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में निवास करती है। इन्हें लोहरी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ब्रिटिश राज के दौरान खनन और लोहे को गलाने का कार्य करते थे, जिसे हम लोहार कहते हैं यार, अपने स्थानीय भाषा में लोहार कहते हैं। ठीक। अब देखिए और नेक्स्ट है कि अगरिया जनजाति एक है जो गुजरात में नमक पटल श्रमिकों के समूह में कार्य करते हैं।
देखिए टोंडा जनजाति है हमारे यहाँ भारत में। टोंडा जनजाति भी है, एक टोंडा जनजाति है जो तमिलनाडु में नीलगिरी क्षेत्र में निवास करती है। इन्हें भी पीवीटीजी क्षेत्र में इनको भी शामिल किया गया है। देखो एक जनजाति जो कोन्याक जनजाति है जो नागालैंड में निवास करती है। लोथा जनजाति है, ये भी नागालैंड में निवास करती है। लोपचा जनजाति है जो सिक्किम में निवास करती है। सिक्किम में कंचनजंगा और बायोस्फीयर रिजर्व जो है वहाँ पे ये लोग पर महत्वपूर्ण हिस्सा इनका माना जाता है। मिस स्टिंग जो जनजाति है वह माजुली द्वीप पर असम में निवास करती है। ओंग जनजाति जो है प्रहरी द्वीप समूह में ए एंड एन की नियन से समूह में जनजाति निवास करती है। महिला सशक्तिकरण और जनसंख्या वृद्धि की अगर बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण और जनसंख्या वृद्धि, महिलाओं को सशक्त बनाना जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी होती है। चर्चा इसमें देखिए 2019 के अनुसार हम देखते हैं। देखिए परिवार नियोजन और स्वास्थ्य सेवाओं में भुगतान, परिवार नियोजन और स्वास्थ्य सेवाओं में भुगतान करने के लिए महिलाएं कई बार आर्थिक रूप से कमज़ोर होती हैं बेचारी। ठीक, उत्पादन और उत्पादक संसाधनों तक पहुंच और परिवार की नियोजन से लेकर गर्भाधारण के समय तक सभी स्तरों पर निर्णय लेने में सार्थक भागीदारी का होना आवश्यक है महिलाओं के। ठीक, अब देखिए परिवार नियोजन की विफलता सीधे तौर पर बड़े पैमाने पर निरक्षरता से संबंधित है। जो विवाह की प्रारंभिक आयु और महिलाओं की निम्न स्थिति, उच्च बाल मृत्यु दर आदि में योगदान करती हैं। बाल मृत्यु दर आदि में योगदान करती है। वे जनसंख्या के नियंत्रण करने में गर्भनिरोधक के उपयोग और जन्म नियंत्रण के उपयोग में विभिन्न तकनीकों को कम अवगत करती हैं। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है कि अशिक्षित परिवार जनसंख्या वृद्धि की दर के कारण होने वाले मुद्दों और समस्याओं को समझने में सार्थक होते हैं, असमर्थ होते हैं। मतलब कि जो जहाँ पे अशिक्षित होते हैं लोग वहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण क्या है, या हम जनसंख्या या अपने बच्चे कम पैदा करें। देखिए क्या है कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनको उतना ज्ञान नहीं होता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है, देश में जनसंख्या बढ़ रही है घट रही है, उनको इससे मतलब नहीं रहता है। उनको इससे मतलब ये है कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं, हमें मिल रहा है कि नहीं जो हमें चाहिए होता है। उन सब चीज़ों से उनको मतलब ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखिए लड़कियों पर शिक्षा का परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है, जिससे अभी भी गांव में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं जो लड़कियों को पढ़ाने में लोग उतना बिलीव नहीं कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ बदल रहे हैं लोग, जो बच्चियों को ज़्यादातर महत्व दे रहे हैं और साथ में साथ लड़कों को भी दे रहे हैं। जितना लड़कों का महत्व दिया जा रहा है उतना ही लड़कियों को भी दिया जा रहा है। इसी धीरे धीरे परिवेश ये बदल रहा है, जिससे वह अपनी व्यक्तित्व विकास और जीवन निर्वहन पर ध्यान देते हुए अपने सामाजिक कर्तव्यों का पालन कर सकती हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट है कि गर्भ निरोधक के दुष्प्रभावों के बारे में गलत जानकारी और छोटे परिवारों में गर्भ निरोधक के लाभों के संबंध में ज्ञान की कमी और प्रतिनिरोधक के लिए पुरुष निरोधक के कारण प्रजनन दर अधिक है। लोग अगर जैसे हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम ये लोग हैं और सब कम्युनिटी हैं, इन लोग क्या करते हैं कि अगर बच्चे होते हैं तो होने दें। इनका कहना ये है कि हमें भगवान दे रहे हैं, हम क्यों रोकें, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि भारत में बड़ी तेज़ी से देखी जा रही है। वहीं हम बात करते हैं कि कोई भी महिला अपना अधिकांश जीवन एक माँ और पत्नी के रूप में बिताती है और वह अपने समुदाय समाज में तब तक कोई सार्थक भूमिका नहीं निभा सकती जब तक वह अपने परिवार को एक उचित आकार तक सीमित करने में सक्षम न हो।
परिवार नियोजक न केवल परिवार कल्याण सुधार करेगा बल्कि सामाजिक समृद्धि और व्यक्तिगत खुशी प्राप्त करने में भी योगदान देगा। अगर महिलाएं अपने परिवार को एक रूप देना चाहती हैं या छोटा परिवार बनाना चाहती हैं तो उनको अपने पति को एक समझाना तो ज़रूरी है कि हमें छोटे परिवार रखना चाहिए ताकि हमारी जो आवश्यकताएं सीमित हो और हम उनको बड़ी आसानी से पूर्ति कर सकें। छोटे परिवार में कम बच्चे रहेंगे, 1-2 बच्चे 3 बच्चे रहेंगे तो उनको पढ़ाने में आसानी रहेगी, उनको आगे बढ़ाने में आसानी रहेगी। ठीक है, उसी तरह इसमें बताया जा रहा है कि कम उम्र में पुरुषों लड़कों को संवेदनशील बनाना भी आवश्यक है। कम ही उम्र में बच्चों के अंदर समझ विकसित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह की नई नई परिस्थितियाँ उपलब्ध हो रही हैं हमारे सामने, उस तरह से बालकों का विकास या बच्चियों का विकास नहीं किया जा सकता है, जिससे वे भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण लाने के मार्ग का एक अभिन्न हिस्सा बन सकें। अगर हम बच्चों या लड़कों में, पुरुषों में हम इस तरह की विकास करेंगे कि भारतीय समाज में महिला की किस तरह की हिस्सेदारी है या उसमें किस तरह की हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो हो सकता है कि हमारी जो जनसंख्या वृद्धि है हम उस पर काबू कर सकें। जनसंख्या कोई कानून बनाकर हम भले उस पर हम ज़बरदस्ती कब्जा कर लें या उसको रोकने की कोशिश करें, लेकिन समझ तो विकसित तभी होगी जब हम एक दूसरे के प्रति सम्मान और उसको देखेंगे कि परिवार किस तरह से छोटी रहेगी तो क्या फ़ायदा है, बड़ा रहेगा तो क्या नुकसान फ़ायदा होगा। उस तरह से तो जब पुरुष महिलाओं का सम्मान करना शुरू करते हैं तो उन्हें समानता का अधिकार भी देखते हैं, जिससे लिंग आधारित असमानताएं भी में कमी भी आ सकती है। उसी तरह जनसंख्यांकी लाभांश क्या है देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के अनुसार जनसंख्यांकी लाभांश का अर्थ है कि आर्थिक विकास की क्षमता जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणाम स्वरूप हो सकती है। मुख्यतः जब श्रमिक वर्ग की आबादी 15 से 64 हो गैर कामकाजी वर्ग 14 से कम हो और 65 से या उससे अधिक हो तो आबादी अधिक होती है। वही देखते हैं भारत की 62.5% आबादी 15 से 59% है वर्ष की है आयु में आती है, जो कि अभी भी बढ़ती जा रही है। 2036 में या उसके आसपास चरम पर होगी। यह आबादी लगभग 65% इसकी पहुंच देखी जाएगी। 65% देखी जाएगी। जनसंख्या की लाभांश के साथ संबद्ध चुनौती की अगर हम बात करते हैं तो चुनौती की बात करते हैं तो असीमित जनसंख्यांकी कार्य आयु अनुपात में वृद्धि भारत के कुछ सबसे गरीब राज्यों में केंद्रित होने की संभावना है और जनसंख्यांकी लाभांश का लाभ तभी महसूस किया जा सकता है जब भारत इस कार्यशील आयु की आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट है कि कौशल की कमी। भविष्य में होने वाले अधिकांश कार्यों में अत्यधिक कुशलता की आवश्यकता होगी और भारतीय कार्यबल में कौशल की कमी की एक बड़ी चुनौती बनने वाली है। कम मानवीय पूंजी आधार और कौशल की कमी के कारण भारत अवसरों का लाभ नहीं उठा सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इसलिए भारत सरकार ने कौशल विकास योजना को शुरुआत किया ताकि लोगों में एक समझ को हम विकसित करें, वो धीरे धीरे देश में विकसित हो। लेकिन लोग इसको भी इग्नोर कर रहे हैं। अल्प मानव विकास पैरामीटर की बात अगर करते हैं तो भारत UNDP में मानव विकास सूचकांक में 189 देशों में से 130वें स्थान पर आता है, जो चिंताजनक है। इसलिए भारतीय कार्यबल को कुशल बनाने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा मानकों में काफ़ी सुधार किए जाने की आवश्यकता है। देखते हैं कि भारत में अर्थव्यवस्था की औपचारिक प्रकृति भारत में जनसंख्यांकिकी संक्रमण के लाभों को पुनः प्राप्त करने में एक बाधा है।
अब देखते हैं कि जॉबलेसन ग्रोथ की बात अगर करते हैं, जॉबलेसन ग्रोथ की, तो चिंता यह है कि भविष्य का विकास पर औद्योगिकीकरण, वैश्विकरण, चौथी औद्योगिक क्रांति और तकनीकी प्रगति जो के कारण जो जॉबलेसन ग्रोथ हो सकती है। NSSO अवधि श्रम बल जो सर्वेक्षण है 2017-2018 के अनुसार भारत में 15 से 59 वर्ष के आयु समूह के लिए श्रम बल जो भागीदारी दर है वो लगभग 53% होने वाली है, अर्थात कार्यशीलता आबादी की लगभग आधा हिस्सा बेरोजगारी में बीतने वाली है। क्या किए जाने की आवश्यकता है इसमें, अगर इस तरह हम करेंगे तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या हम करें कि भारत की देखिए मानव पूंजी का निर्माण अगर करना है तो स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, नौकरियों और कौशल के माध्यम से लोगों में निवेश करने से मानव पूंजी के निर्माण में मदद मिलती है, जो आर्थिक विकास का समर्थन करने, अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने और एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं देखते हैं कि युवा आबादी की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास की बात अगर करते हैं, अभी जो हम बताए हैं आपसे कौशल विकास योजना के बारे में, वही चीज़ की यहाँ पे उसी का एक चर्चा है। भारत की श्रम शक्ति को आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए सही कौशल के साथ सशक्त बनाने की आवश्यकता है। सरकार ने 2022 तक भारत में 500 मिलियन लोगों की स्किलिंग अप स्किलिंग के समग्र लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना की है। शिक्षा की बात करते हैं तो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में उचित निवेश करके शैक्षिक स्तर को बढ़ाना। भारत जिसकी लगभग 41% जनसंख्या 20 वर्ष से कम आयु की है, बेहतर शिक्षा प्रणाली के साथ ही जनसंख्यांकी लाभांश प्राप्त कर सकता है। साथ ही अकादमिक जगत में आधुनिक उद्योग की मांग और सीखने के स्तर को सिंक्रनाइज करने के लिए अकादमिक उद्योग सहयोग आवश्यक है और उच्च शिक्षा वृत्त एजेंसी की स्थापना इस दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। ठीक, स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे में युवा श्रम शक्ति के लिए अधिक उत्पादक सुनिश्चित करेगा, जिससे अर्थव्यवस्था की उपलब्धता बढ़ेगी। अब देखिए बात करते हैं आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जैसे योजनाओं की सफलता आवश्यक है। साथ ही एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर को विशेष देखभाल की आवश्यकता है। देखिए नौकरी सृजन की अगर हम बात करते हैं नौकरी सृजन की, तो इसमें नौकरी सृजन में राष्ट्र के युवाओं को कार्यबल में शामिल करने के लिए प्रति 10 वर्ष मिलियन नौकरियों का सृजन करने की आवश्यकता है। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात बोली थी कि हमें हर वर्ष 10 मिलियन नौकरी सृजन करने की आवश्यकता है। ये आने वाले समय में होगा भी ऐसा। तो ऐसा व्यवसायों के हितों और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने से श्रम शक्ति को रोजगार प्रदान करने के लिए एक रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। विश्व बैंक बात करते हैं, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की बेहतर रैंकिंग एक अच्छा संकेत दे रहा है। स्टार्टअप की अगर हम बात करते हैं, स्टार्टअप ऑफ इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं जो आदि ठीक से लागू की जाती हैं, तो यदि ठीक से लागू की जाती हैं तो निकट भविष्य में वांछित परिणाम मतलब कि अच्छे परिणाम देखने को लिए मिलेगा। शहरीकरण की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आने वाले वर्षों में युवा और कामकाजी आबादी को स्वयं के और अन्य राज्यों के भीतर
शहरी क्षेत्रों में पलायन करेगी, जिससे शहरी आबादी में तेज़ी से और बड़े बड़े पैमाने और वृद्धि हो जाएंगी। इन पलायन करने वाले लोगों को शहरी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच कैसे हो सकती है, इसके लिए शहरी नीति नियोजन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण के लिए सुगम उपाय बात करते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय में सामाजिक उपाय है, एक आर्थिक उपाय है, और अन्य उपायों में भी है। देखिए, इनमें हम बात करते हैं सामाजिक उपाय क्या हैं। सामाजिक उपाय क्या है तो विवाह की न्यूनतम आयु कानून द्वारा भारत में विवाह के लिए न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष तय की गई। जैसे कि प्रजनन क्षमता शादी की उम्र पर निर्भर करती है, इस कानून को दृढ़ता से लागू किया जाना चाहिए और लोगों को प्रचार के माध्यम से इसके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। महिलाओं की स्थिति में सुधार की अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं के साथ अभी भी भेदभाव होता है, अगर ठीक है ना, भेदभाव होता है। इसलिए महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाने चाहिए। साथ ही उन्हें मुफ्त शिक्षा भी देनी चाहिए ताकि उनका विकास और हो सके। शिक्षा प्रसार की बात करते हैं तो शिक्षा प्रसार लोगों के दृष्टिकोण को बढ़ाता है या बदलता है। पढ़े लिखे पुरुष शादी में देरी करना, और जो पढ़े लिखे होते हैं पुरुष जो पढ़े लिखे होते हैं, महिला पढ़ी लिखी होती हैं, वो अपनी शादी थोड़ी कुछ समय बाद करती हैं, थोड़ी एज हो जाती है तब शादी करती हैं, और परिवार के छोटे मापदंडों को अपनाना पसंद करते हैं। शिक्षित महिलाएं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होती हैं और बार बार गर्भधारण से बचती हैं, और इस तरह जन्म दर को कम करने में मदद मिलती है। ठीक, दंतक ग्रहण की बात करते हैं तो कुछ माता पिता के पास महंगा चिकित्सा उपचार के बावजूद कोई बच्चा नहीं है। हाँ, यह सलाह नहीं है तो यह सलाह दी जाती है कि वे अनाथ बच्चों को गोद ले लें। ठीक, सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव की बात करते हैं तो शादी को अब सामाजिक बंधन नहीं माना जाना चाहिए, और निसंतान महिलाओं को हीन भाव की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। इस तरह की समाज में हमारे सुधार की ज़रूरत है। सामाजिक सुरक्षा की बात अगर करते हैं तो अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा नियोजन के तहत शामिल किया जाना चाहिए, ताकि वृद्धावस्था, बीमारी, बेरोजगारी आदि की स्थिति में सुधार में वे दूसरों के पर निर्भर न रहें। आर्थिक उपाय की अगर हम बात करते हैं तो अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहिए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी देखी जा रही है। कृषि और उद्योग का विकास करना आवश्यक है। यदि कृषि और उद्योग का समुचित विकास होता है तो बड़ी संख्या में जो लोगों को रोजगार मिलेगा इससे, और जब उनकी आय बढ़ेगी तो वे अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाएंगे और परिवार के छोटे मापदंडों को अपनाएंगे और उन्हें विकसित करेंगे। जीवन स्तर मानक जो है बड़े परिवार के आदर्श के लिए एक निवारक के रूप में जीवन स्तर में सुधार अपने उच्च जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए लोग एक छोटा परिवार रखना पसंद करने लगेंगे। वहीं शहरीकरण की बात करते हैं तो शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तुलना में कम जन्म दर होगी। अन्य उपाय की बात करते हैं तो शादी में देरी या जन्म दर को नीचे लाने वाली महिलाओं के बीच प्रजनन की अवधि को कम करेगा। सेकेंड बात करते हैं परिवार नियोजन की, तो इस पद्धति का तात्पर्य परिवार पसंद से है, संयोग से नहीं है। निवारण उपायों को लागू करके लोग जन्म दर को नियंत्रित कर सकते हैं। इस विधि की सफलता जन्म नियंत्रण के लिए सस्ते गर्भनिरोधक उपायों की आवश्यकता पर निर्भर करती है।
वहीं हम बात करते हैं, देखिए प्रचार टीवी और रेडियो पर समाचार पत्रों द्वारा, जैसे समाचारों के माध्यम नियोजित परिवार के लाभ को विशेष रूप से देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अशिक्षित लोगों के बीच में फैलाना चाहिए, ताकि उससे लोगों में जागरूकता बढ़े अपने परिवार के प्रति। वहीं देखते हैं प्रोत्साहन करना चाहिए। सरकार जन्म नियंत्रण उपायों को अपनाने के लिए लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दे सकती है। मैट्रिक प्रोत्साहन और अन्य सुविधाएं जैसे अवकाश और पदोन्नति को श्रमिक वर्ग तक बढ़ाया जा सकता है, जो छोटे परिवार के मापदंडों को अपनाता है। 5 अब देखते हैं कि नेक्स्ट है कि महिलाओं को रोजगार। श्रमिक बल जो महिला श्रम बल की भागीदारी है 2005 में 36.7% रही है। 2018 में 26 तक गिरावट इसमें आई है। डेलाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार बात करते हैं तो 95% यानी कि 195 मिलियन महिलाएं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच की बात करते हैं तो डिजिटल डिवाइड को कम करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रशिक्षण को सुनिश्चित करना, रोजगार के विकल्प को एक मजबूती नियंत्रण प्रदान करना है। मिशन की बात करते हैं, मिशन परिवार विकास की बात करते हैं। मिशन परिवार विकास की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश के उच्चतम प्रजनन दर वाले 145 उच्च फोकस जिले में मिशन परिवार विकास शुरू किया। वहीं मिशन परिवार विकास का मूल्य उद्देश्य सरकारी आधारित ढांचे के भीतर सूचना और विश्वसनीय सेवा और आपूर्ति के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले परिवार नियोजन विकल्पों तक पहुँच को तेजी करना या तेजी से वहाँ पर पहुँचना, इसको विकसित करना था। 145 जिले 7 उच्च फोकस उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम के बीच असम के उच्च TFR राज्यों में है, जहां देश की आबादी 44% निवास करती है। देखते हैं कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य सेवाओं के माध्यम से गर्भ निरोधक तक पहुंच में सुधार लाने, नई प्रचार योजनाओं के साथ काम करने, कमेटी सुरक्षा सुनिश्चित करने, भवन निर्माण दक्षता, सेवा प्रदाता सुनिश्चित करने, बेहतर निगरानी और कार्यान्वयन के साथ समक्ष वातावरण पर होगा। जनसंख्या पिरामिड आयु देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है, क्या है कैसे है। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना में विभिन्न आयु वर्गों की महिलाओं और पुरुषों की संख्या का उल्लेख होता है। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए जनसंख्या पिरामिड का उपयोग किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड का आकार जनसंख्या की विशेषताओं को दर्शाता है। यहाँ पे दर्शा रहा है, देखिए पुरुष की बात करते हैं। पुरुष महिला आबादी को 5 साल की आयु के समूहों में विभाजित किया जाता है, जिसे ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ क्षैतिज दंड के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें सबसे कम आयु वर्ग के सबसे निचले और सबसे अधिक आयु वाले वर्ग को सबसे ऊपर दर्शाया जाता है। जनसंख्या पिरामिड का आकार धीरे धीरे समय के साथ प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास रुझान के साथ विकसित होता है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है जनसंख्या विस्तार का विस्तार क्या है। जनसंख्या विस्तार यानी कि आयु लिंग पिरामिड एक व्यापक आधार वाला त्रिकोणीय आकार का पिरामिड है। यह अल्प विकसित देशों के लिए विशेषता है। वहीं उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु समूहों की अधिक आबादी होती है। देखिए ये पिरामिड बनाया गया है, स्थिर जनसंख्या। ये देखिए इसमें आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार के होता है, जिसमें सकरा होता है और इसमें पता चलता है कि जन्म और मृत्यु दर लगभग बराबर और जनसंख्या स्थिर है। ठीक,
उसी तरह नीचे दिया गया घटती जनसंख्या के बारे में बताया गया है। घटती जनसंख्या के बारे में देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे इसको जूम करके आप देख सकते हैं। इस पिरामिड में एक संकीर्ण आधार और एक संकरा शीर्ष होता है जो कम जन्म और मृत्यु दर दिखाता है। विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि आमतौर पर शून्य और नकारात्मक होती है। वहीं देखिए इसमें भी देखिए दर्शाया गया है कि मल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, ये मल्थस एक वैज्ञानिक थे। मल्थस ने कहा था कि दुनिया की आबादी उपलब्ध खाद्य आपूर्ति की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ रही है। आज सही भी है, बढ़ तो रही है। देखिए नेक्स्ट एक उन्होंने तर्क दिया कि खाद्य आपूर्ति समांतर श्रेणी 1 2 3 4 और इसी तरह आगे बढ़ती जा रही है जनसंख्या, जबकि जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी 1 2 4 और 8 और इसी तरह से बढ़ती जाएगी। उनके अनुसार जनसंख्या में हर 25 वर्ष में दोगुनी वृद्धि हो सकती है। खाद्य आपूर्ति और आबादी के बीच की खाई समय के साथ बढ़ती रहेगी। हालांकि खाद्य आपूर्ति में वृद्धि होगी, लेकिन यह एक बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। इसके अलावा अकाल और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से व्यापक नुकसान होता है और मृत्यु दर में वृद्धि होती है, जो कि प्रकृति की आबादी के विरुद्ध कार्यवाही करती है। देखिए दुर्भाग्य से मानवता के पास केवल अपनी जनसंख्या की वृद्धि को कम करने की क्षमता है। मतलब विवाह को स्थगित करने और यौन संयम या ब्रह्मचर्य का पालन करने जैसी निवारक उपाय को क्या माध्यम दे रहा है। मतलब गजब है कि जो ये वैज्ञानिक जी हैं, यानी कि माल्थस जो हैं, वो कह रहे हैं कि अपने इनका जो यौन है इसमें संयम बना के रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कह रहे हैं। उसी तरह माल्थस का मानना था कि अकाल और बीमारियों के रूप में जनसंख्या वृद्धि सकारात्मक विनिरोध है। वहीं बढ़ती आबादी पर नियंत्रण रखने के लिए प्रकृति के अपने तरीके हैं। यह आबादी के साथ उपलब्ध या आबादी के स्तर को उपलब्ध खाद्य आपूर्ति के स्तर पर लगाता है और सकारात्मक निरोध अकाल, भूकंप, बाढ़, महामारी, युद्ध आदि शामिल है। जब मनुष्य अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण करने में विफल होते हैं तो प्रकृति की निर्भरता होती है। मतलब जैसे कोरोना आया था, लोगों में उसमें काफ़ी मतलब जनसंख्या बहुत लोग मर गए। मार्क की मार्क्स सिद्धांत को प्रतिक्रिया। कार्ल मार्क्स ने एक कदम आगे बढ़कर तर्क दिया कि पूंजीवादियों द्वारा धन के असमान वितरण और इसके संचयन के कारण भूखमरी की समस्या उत्पन्न हुई थी। इसका आबादी से कोई लेना देना नहीं है। जनसंख्या आर्थिक और सामाजिक संगठन पर निर्भर करती है। माल्थस द्वारा अभिहित संसाधनों की अधिकता और बीमारियों की समस्याएं उत्पादन की पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़ी अंतर्निहित और अपरिहार्य विशेषताएं होती हैं। देखिए वह जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक कानूनों और विश्वास नहीं करते हैं। उनके अनुसार सस्ते श्रम विशाल पूल को बनाने के लिए पूंजीवाद ने जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण या वृद्धि का निर्माण किया। रिपोर्ट की बात करते हैं तो देखिए स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो 2019 में रिपोर्ट दिया था, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी की गई है। 2019 में भारत में दुनिया की आबादी का 1/6 हिस्सा जो 1.71 मिलियन से 1.37 मिलियन है निवास करता है। लगभग यह दर 2010 से 2019 के बीच 1.2% प्रति वर्ष बढ़ती गई, जो विश्व विकास दर की 1.2 से अधिक है।
वहीं देखिए जनसंख्या, वहीं देखिए जन्म के समय भारत में जीवन प्रत्याशा जो दुनिया की तुलना में कम है, क्योंकि 69 वर्ष से 72 वर्ष होनी होती है। और देखिए यह बच्चे के जन्म के दौरान स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच के मामले में वैश्विक औसत से अधिक है, और किशोर जन्म दर की भी काफ़ी कम है। 2015 में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात 174 मृत्यु प्रति लाख जीवित जन्म 1994 से 448 से कम था, जबकि 2015 में वैश्विक MMR 2206 था, मतलब 2216 था। विश्व भर में 2.5 मिनट की तुलना में 2019 की भारत में प्रजनन दर 2.3 प्रति महिला था। पॉपुलेशन की बात करते हैं, द पॉपुलेशन वर्ल्ड ऑफ जो था ये है, इसकी बात अगर करते हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग। वहीं देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2019 का भी इसमें हम पुट किया गया है। इसमें देखिए अनुमान 2031 तक राष्ट्रीय TFR प्रतिस्थापन स्तर, यानी कि TFR का निचले की जाएगा। निरंतर शहरीकरण, स्वास्थ्य देखभाल में सुधार, शिशु मृत्यु दर में गिरावट, और माताएं जन्म नहीं देंगी। पहले बच्चे के नुकसान की भरपाई के लिए दूसरा या तीसरा बच्चा ऐसे पैदा करते थे लोग। और देखिए नेक्स्ट है कि महिला शिक्षा में वृद्धि, परिवार नियोजन, जन्म नियंत्रण, विवाह स्थगित करना, ये सब था। अन्य सामाजिक आर्थिक संचाल भी था। ऐसे थे, इसको आप देख लीजिएगा। नीति आयोग जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए रोड मैप तैयार किया करेगा। इसके लिए ये सब देख लीजिएगा। इसको भी देख लीजिएगा क्या है कि बैठक से अपेक्षित प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं जो इसमें दिया गया। देखिए क्या है, ये सब जनसंख्या स्थिर कोष भी दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है प्रवसान, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा आपको लगा। जय हिंद, जय भारत।